छात्राध्यापकों, छात्राध्यापिकाओं एवं परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। कल हमने थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी को खत्म किया था। अगले वीडियो की तरफ चलने से पूर्व मैं आपको हमारे जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस आया है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। यदि आपने सिलेबस देखा है तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस बताया गया है उसमें इन 8 यूनिट्स को बताया गया है। इन 8 यूनिट्स के ऊपर मैं 86 वीडियो तैयार करने का प्रयत्न करूंगी। आपको हर चीज बताने की कोशिश करूंगी। पहली यूनिट एजुकेशनल साइकोलॉजी की है जिसमें 4 टॉपिक्स हैं जिस पे आपको 10 वीडियोस तैयार मिलेंगे। दूसरी यूनिट लर्निंग की है जिसमें 5 टॉपिक है जो अभी हमारी चल रही है, इस पे 17 वीडियोस आपको मिलेंगे। तीसरी यूनिट डेवलपमेंट ऑफ लर्नर की है जिसके 5 टॉपिक हैं, इसमें 10 वीडियोस आपको मिलेंगे। 5 पेपर के होंगे और 5 आपको कोर्स के बारे में पढ़ाएंगे। चौथी यूनिट पर्सनैलिटी की है जिसकी भी आपको 10 वीडियोस देखने को मिलेगी जो 5 टॉपिक्स को कवर करेगी। 5वीं यूनिट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की है जिस पे 8 वीडियोस तैयार किए जाएंगे। 6वां यूनिट मोटिवेशन का है जिसमें 6 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। 7वां यूनिट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंसेस का है जिसमें 12 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और 8वां और अंतिम यूनिट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन का है जिसके 13 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। कुल 86 वीडियोस आपको तैयार मिलेंगे। लेकिन इन 86 वीडियोस को न तो मैं एक साथ बनाऊंगी न आप एक साथ देखें। आप इसको कंटिन्यू धीरे धीरे देखते रहें क्योंकि अंश से ही हम कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं। आज मैं 40 प्रश्नों का एक समूह आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिसमें 40 प्रश्नों के समूह में पहला प्रश्न है सीखना उस बात या खोजने और जानने का कार्य को कहते हैं जिसे व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। ये कथन किसका है? ये कथन मर्सले का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये क्रो ने कहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। B.F. स्किनर की वीडियो आपने नहीं देखी, हल की वीडियो आपने नहीं देखी तो देखें। बता दी गई है C.L. हल ने 1915 में जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था उसका नाम था व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यवस्थित, ये प्रश्न 3 आ गया दोबारा। प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से असत्य कथन है। सीखना परिवर्तन है। बिल्कुल, हमने जाना था कि सीखना तो व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है। बिल्कुल, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। बिल्कुल, बिना उद्देश्य के हम नहीं सीख सकते हैं। बिना उद्देश्य के व्यवहार में नहीं सीख सकता है। तो असत्य कथन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न बनाने वाले ने कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। कृपया अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया निम्न सोपान में से गुजरती है। अधिगम की प्रक्रिया में लक्ष्य प्राप्ति होगी। इन चारों में ही लक्ष्य प्राप्ति है।
अधिगम की प्रक्रिया में लक्ष्य से प्रारंभ होगा, लेकिन लक्ष्य से प्रारंभ कब होगा? जब हमारे पास में अभिप्रेरणा होगी। यदि हमारे पास में अभिप्रेरणा नहीं है तो हम कार्य को नहीं करेंगे। अभिप्रेरणा होगी, अभिप्रेरणा के साथ में फिर हम विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे। जब विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे तो बाधाएं आएंगी, और जब बाधाएं आएंगी तो पुनर्बलन होगा। पुनर्बलन होगा तो उन बाधाओं को पूर्ण करेंगे, दूर करेंगे, फिर पुनर्बलन होगा, फिर दूर करेंगे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अधिगम की प्रक्रिया के कितने सोपान हैं यहाँ पे? 4, 5। अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन और लक्ष्य प्राप्ति। ये अधिगम के सोपान है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, लेकिन इसमें थर्स्टन का नाम नहीं है। लोग थॉर्नडाइक करके आ जाते हैं, लेकिन समूह कारक सिद्धांत बुद्धि का है जो थर्स्टन ने दिया था, इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए फिर इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अभी पीछे अपन ने देखा लक्ष्य तो होगा, लेकिन अभी प्रेरणा नहीं है तो हम कार्य नहीं करेंगे। तो हमारे को क्या जरूरी है? अभी प्रेरणा भी जरूरी है। मुझे भूख लगनी भी जरूरी है। भूख बिना अभी प्रेरित करेगी, मुझे कार्य करने की तरफ प्रेरित करेगी। ये किसने कहा था? स्टीफन्स ने कहा था। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रेरक बालकों को सिखा नहीं पाते, सिर्फ कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं। आपने जानते हो कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं, खुद पार्ट नहीं लेते हैं, अतः कैटलिस्ट का कार्य कर पा रहे हैं। यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपको कैटलिस्ट देने पड़ेंगे, आपको प्रेरणा जगानी पड़ेगी। वो कैसे जगाएंगे आप? प्रशंसा से जगाएं, प्रोत्साहन दें, प्रतिद्वंद्विता दें, इनसे आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। स्टीफन्स के विचार के अनुसार शिक्षा के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उसमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 8। किस सिद्धांत में क्रिया प्राणी के नियंत्रण में रहती है? स्किनर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आपने वीडियो नहीं देखी तो देखें। RS सिद्धांत। रिस्पॉन्ड पहले है, रिस्पॉन्ड मेरी नियंत्रण में है। रिस्पॉन्ड है तो स्टिमुलस है, स्टिमुलस है तो पुनर्बलन है, पुनर्बलन है तो लक्ष्य की प्राप्ति है ना? तो हमारी क्रिया किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, खुद के हाथ में है, प्राणी के हाथ में है। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण, सामने क्या होना चाहिए? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? मछली। याद है? मछली थी ना सामने, मछली बनी हुई थी, मछली थी। किसके सामने थी मछली? बिल्ली के सामने थी। बिल्ली के सामने मछली थी, तो फिर वो मछली को खाने के लिए, उसकी भूख के लिए, भूख उसका प्रेरणा थी, लक्ष्य उसकी मछली को प्राप्त करना था। तो ट्रायल एंड एरर में लक्ष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? वुडवर्थ ने सीखने को विकास की प्रक्रिया कहा। इसको आप याद कर लें। सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? वुडवर्थ ने। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकता कितनी होती है? हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान हमारी मूल आवश्यकता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान हमारी शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता के बाद में मुझे क्या चाहिए? मुझे सुरक्षा भी चाहिए, मुझे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, फ्रेंड्स, दोस्त, सबसे स्नेह भी चाहिए, मुझे आत्मसम्मान भी चाहिए। यदि कोई मेरे को डांट देता है तो मेरा आत्मसम्मान प्रभावित हो जाता है, तो भी मेरी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। मेरे को आत्मविश्वास भी चाहिए। तो 5 प्रकार की उसने हमारी मूल आवश्यकताएं बताई मैस्लो ने। रोटी कपड़ा मकान सिर्फ शारीरिक आवश्यकता है, उसके बाद सुरक्षात्मक नहीं। आशुबेल के अनुसार निम्न में से अधिगम का प्रकार नहीं है। आशुबेल ने 4 प्रकार बताए। एक अभिग्रहण करना, ग्रहण करके सीखना, अन्वेषण, खोज कर सीखना, रट कर सीखना। ज्यादातर लोग करते हैं रट कर सीखना, इसीलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं। यदि प्रश्न समझ कर करे तो नहीं होगा। अर्थपूर्ण सीखना,
अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसने नहीं कहा? आशु बेल ने नहीं कहा। आशु बेल कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं होना चाहिए। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना और रटकर सीखना। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये किसने कहा? कॉर्नबेक ने कहा सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। परिभाषा को याद रखें। अधिगम क्या है? अरे वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिगम क्या है? अधिगम बुद्धि है क्या? नहीं, अधिगम बुद्धि नहीं है। बुद्धि से अधिगम होता है। अधिगम वृद्धि है क्या? नहीं, अधिगम वृद्धि नहीं है। वृद्धि हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, लेकिन वो अधिगम नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिमार्जन है। ज्यादातर उत्तर लोग क्या कराएंगे? उक्त सभी। जो इसको ध्यान से नहीं समझेगा वो उक्त सभी कराएंगे। लेकिन अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में उन्नति। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक व्यवहारवाद की संज्ञा किसने दी? हिलगार्ड ने इसको संज्ञानात्मक व्यवहारवाद की संज्ञा दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलएडी का संबंध किससे है? एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फॉर लर्निंग है। ये लिंगुआ लैंग के लिए बनाया गया था। ये किसने बनाया था? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि कैसे हम लैंग्वेज को सीखें, कैसे हम लैंग्वेज को सीखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। सीखने का परिपक्वता से संबंध किस वैज्ञानिक ने बताया? कॉलसेनिक ने कहा था यदि व्यक्ति छोटा है तो वो, मान लीजिए व्यक्ति 2 साल का है, उसको आप पहली क्लास में भेज दीजिए, वो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो अपनी उसकी परिपक्वता सीखने के लायक नहीं है। तो हमारी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता यदि सीखने के लायक नहीं है तो समय बर्बाद होगा और शक्ति बर्बाद होगी और उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए परिपक्वता के अनुसार ही हमें सिखाना चाहिए। जिसके लायक बच्चा परिपक्व है वही चीज उसको सिखानी चाहिए, जिससे उसकी शक्ति का नाश नहीं होगा और वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। ये किसने कहा था? कॉलसेनिक ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक निर्मितिवाद सिद्धांत किसने दिया था? व्योगोत्स्की ने दिया था। व्योगोत्स्की ने दिया था सामाजिक निर्मितिवाद, अधिगम का पठार। ये यहाँ पर ये जो बना वो अधिगम का पठार है। दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्राफ बना, ये यहाँ गया, ये नीचे आ गया। मतलब अधिगम उसने सीखा, बहुत अधिक सीखा, जानने लग गया, बहुत अधिक सीखने लग गया, लेकिन फिर कुछ अवरुद्धता आई और बहुत कम आ गया। फिर उसके बाद में वो सीखना शुरू वापस कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं अधिगम का पठार। ये क्यों बनता है? ये 2 कारण से बनता है। एक तो कोई अधिगम में अवरुद्धता आती है, फिर इसमें वृद्धि होती है। तो इन दोनों के कारण से अधिगम का पठार बनता है। तो अधिगम का पठार, अधिगम में दोष तो है लेकिन पठार नहीं है वो। अधिगम में अवरोध, हाँ अवरोध तो है ही, लेकिन वो पठार नहीं बना रहा। अधिगम में पठार कब बनेगा? अवरुद्ध और वर्धन कि अवरुद्ध हुआ, नीचे आए, पुनः सीखना प्रारंभ कर दिया, इससे जो बना वो पठार है। अधिगम की समाप्ति अधिगम का पठार है? नहीं, समाप्ति होती तो वो यहाँ आकर के खत्म हो जाता। पठार है तो उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो अवरुद्ध और वर्धन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अधिगम का पठार बनाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था। जब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां खूंटी के पास ही लेने जाता था। यह उदाहरण है। बताओ किसका उदाहरण है? याद करो, डॉग का क्या था? डॉग ने एक अनुबंध बना लिया था। कैसा अनुबंध बना लिया था? क्लासिकल अनुबंध, अनुकूलित अनुबंध। वो क्या करता था? घंटी अलग चीज थी, खाना अलग चीज थी। घंटी से कुछ नहीं हो रहा था, खाने से लार आ रही थी। खाना और घंटी साथ दे दिया,
लार आ रही थी। खाना हटा दिया, घंटी बजा दी, लार आ रही थी। अनुबंधन हो गया था उसका, क्लासिकल अनुबंधन। हमारा भी क्या हुआ, हमारे पास में चाबी थी, एक खूंटी थी, उस खूंटी पर मैं चाबी लेने जाता था, मेरा अनुबंधन हो गया। अब भी मुझे वो चाबी लेने जाना है, लेकिन फिर मैं वहीं पे जाता हूँ क्योंकि मेरा अनुबंधन हो गया। ये किसने दिया, ये पावलोव ने दिया। ये क्या कहलाता है, अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ में संबंध बन जाता है, इसे अनुबंधन कहते हैं। ये सिर्फ चाबी पे नहीं, इस तरीके का प्रश्न और भी तरीके से आ सकता है। निम्न में से कौन छात्रों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, बताओ। आवश्यकता क्या आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, नहीं, आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम करना है, सही बात है, लेकिन कैसे करना है, मुझे आंतरिक ऊर्जा कब मिलेगी, जब मैं अभिप्रेरित हो जाऊंगा, जब मैं सीखने के लिए, कि मेरे को 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, आवश्यकता है, जॉब एक आवश्यकता है। अधिगम में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभिप्रेरित व्यवहार जब मेरा हो जाएगा, मेरी आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी, तो मैं फिक्स 8 आवर्स 10 आवर्स पढ़ूंगा, जिसमें 2 घंटे मैं डेली प्रश्न करूंगा, हर सब्जेक्ट के प्रश्न करूंगा। वो आंतरिक ऊर्जा मेरे को निरंतरता बनाए रखेगी, निरंतरता की प्रवृत्ति देगी, वो मैं रोज पढ़ूंगा, उससे मेरा सिलेक्शन भी श्योर होगा। तो आवश्यकता से सिलेक्शन नहीं होगा, अधिगम से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क में पैदा विचारों के आधार पर राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का निर्माण किया। रॉबर्ट गैने के सीखने के प्रकार के अनुसार यह कौन सा प्रकार है, संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखने के में क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, हवाई जहाज को बनाने का एक कॉन्सेप्ट था जो उसके मस्तिष्क में आया। उस मस्तिष्क में आए कॉन्सेप्ट को उसने अपने विचारों के द्वारा व्यवहार में उतार लिया। तो व्यवहार में जो आ जाता है, विचारों को जो व्यवहार में आना है, वो संप्रत्यय सीखना है, समस्या सिद्धांत नहीं है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मैं क्या करूं, क्या मैं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ जाऊं सीधा, नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं, मैं अपने कौशल का विकास करूं, रंगमंच कौशलों का विकास करूं। रंगमंच कौशलों के विकास के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, अच्छे टीचर्स, अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उनके साहित्य पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वो कैसे अच्छे बने इसको जानना पड़ेगा, जिससे कि वो कार्य आप भी कर सको। फिर जो हमारे दूसरे साथी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना पड़ेगा, उनके साथ स्नेह बनाना पड़ेगा। एक ऐसी ग्रुप लर्निंग करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रश्न आज किया, इस प्रश्न में क्या दिक्कत है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपस में डिस्कशन मेथड करना पड़ेगा। तो हमें ग्रुप लर्निंग, ग्रुप से सीखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा हमको नहीं जिता सकती है, तो हमारा क्या आंसर होगा, ए। राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में यदि हम सीधा बैठेंगे और हमारे पास में कौशल नहीं है, तो सिर्फ घबराहट और आत्मविश्वास की कमी के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो पहले हम क्या करें, कौशलों का विकास करें। कौशलों के विकास के लिए हमारे पास में 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक का जीन पियाजे को हमने छोटे बालकों का नन्हे वैज्ञानिक का, इसने अपने बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बालकों के ऊपर साइकोलॉजिकल अध्ययन किया था, साइकोलॉजी का अध्ययन किया था। अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, याद करो। अधिगम का बंध सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत,
संयोजनवाद सिद्धांत कौन सा था? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने दिया था संयोजनवाद सिद्धांत। अगली उसकी तरफ बढ़ते हैं। अधिगम वक्र के द्वारा सीखने की गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये कथन किसका था? गेट्स का। अभी हमने अधिगम पठार बनाए थे, ऐसे ही हम अधिगम की गति बता सकते हैं। यहाँ पर हमने महीने माह लिख दिए, यहाँ पे हमने मेथड्स लिख दिए, या मेथड्स के साथ साथ हम इसमें टीचिंग एड्स लिख सकते हैं, फिर इसमें विधियाँ लिख सकते हैं। तो कैसे हमारा जो ग्राफ है वो प्रभावित हो रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में किसने कहा था? ये हम बता सकते हैं, ये गेट्स ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक कारक क्या सा है? बताएं आप। क्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अभी अपन ने देखा, यदि अपन शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो हमारा अधिगम नहीं होगा। सबकी एक एज डिसाइड है। अधिगम की इच्छा भी प्रभावित करती है, लेकिन अधिगम की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी होना चाहिए, प्रभावित करने वाला कारक है। ये सभी कारक है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा आदि उपयुक्त सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ओके, ये उत्तर गलत है यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है? करके सीखना विधि को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर मैसे ने कहा था कि मैं रट कर सीखता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट से सीखता हूँ, मैं ह्यूरिस्टिक मेथड से सीखता हूँ, तो वो मेरे मस्तिष्क में जाता है। लेकिन स्मृति केवल मस्तिष्क नहीं है, स्मृति शरीर के अवयवों के साथ भी अपना एक संबंध बनाती है। तो शरीर के अवयवों के साथ जो संबंध बनेगा वो कैसे बनेगा? करके सीखना। तो डॉक्टर मैसे ने कहा था करके सीखना एक हमारा अधिगम है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक कौन सा है? बताओ आप। व्यक्तिगत कारक देखो, अनुशासन में एक अकेला व्यक्ति होता है। वंशानुक्रम में कई व्यक्ति, नानी के, दादी के, दादा के, नाना के, चाचा के, मामा के, कईयों के जीन्स हो सकते हैं। माँ के, बाप के। कक्षा में परिवेश, बहुत लोग होते हैं। फ्रेंड्स, कक्षा में अध्यापक, प्रधानाध्यापक, बहुत सारे लोग होते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता, ये भी कईयों के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। तो सिर्फ एक अनुशासन एक ऐसा है जिसमें वो अकेला है, तो अनुशासन उसका व्यक्तिगत कारक है। अब व्यक्तिगत कारक और कौन कौन से होते हैं? शारीरिक और मानसिक दशाएं, ये भी उसका व्यक्तिगत कारक है। किसी से प्रभावित नहीं हो, मैं शारीरिक स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक स्वस्थ हूँ, किसी से प्रभावित नहीं। बुद्धि मेरी अपनी है, अनुशासन मेरे अपनी है, पाठ्यक्रम की व्यवस्था मेरी अपनी है। आपका पेपर होने वाला है, उसको आप पार्ट्स में बांट ले, पाठ्यक्रम बना ले, टाइमिंग देना शुरू कर दीजिए, इतने इतने घंटे, वो मेरी व्यवस्था है। ये मेरी लोगों से प्रभावित नहीं हो रही है। ध्यान, कंसंट्रेशन मेरी अपनी व्यवस्था है, योग्यता मेरी अपनी व्यवस्था है। तो अधिगम में योगदान देने वाले कारक में ये सब मेरे पर्सनल कारक हैं, बाकी सब पर्सनल नहीं है। तो उसने पूछा है व्यक्तिगत कारक, तो व्यक्तिगत कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुशासन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के स्थान पंतता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? एडविन गुथ्री अधिगम के स्थान पंतता सिद्धांत के प्रवर्तक थे। डे आफ्टर टुमारो आपको बताया जाएगा, उन्होंने खरगोश पे प्रयोग किया था। एडविन गुथ्री के क्या प्रयोग थे, ये आप डे आफ्टर टुमारो वाले वीडियो में देखिए। अभिप्रेरणा उद्दीपित करती है। अभिप्रेरणा हमारी क्या करती है? क्या आदतों का उद्दीपित करती है? आदतों का विकास होता है, उद्दीपित नहीं होता। चरित्रों का विकास होता है, लेकिन क्रियाशीलता बढ़ती है, मूल्यों का विकास होता है। तो अभिप्रेरणा क्या करेगी? अभिप्रेरणा
क्रियाशीलता को उद्दीपित करेगी, उसकी गति बढ़ाएगी, उसकी गति बढ़ा करके हमें अधिगम की तरफ प्रेरित करेगी। अधिगम के बारे में सत्य कथन है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, अधिगम सतत प्रक्रिया है। यह असत्य कथन है। ये 2-3 प्रश्नों का भी सही करेंगे। ये असत्य कथन है। अधिगम अनुभव अर्जित होता है जबकि परिपक्वता जन्मजात होती है। अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है जबकि परिपक्वता अभ्यास से प्रभावित नहीं होती। अधिगम सभी में अलग अलग होता है जबकि परिपक्वता सभी में समान होती है। अतः हम कह सकते हैं अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण नहीं होती, जबकि इसने लिखा है अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। ये असत्य हो गया। बाकी अधिगम सतत प्रक्रिया, सही बात है, सतत होता रहता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अधिगम से, ये भी सही है। अधिगम में समायोजन होता है, ये भी सही है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है समायोजन, तो इसलिए वो भी अधिगम हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण नहीं होता। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, अभी अपन ने पढ़ा था, अभिप्रेरणा अधिगम की गति एवं मात्रा को प्रभावित करती है। कई प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार। अगले प्रश्न 37 की ओर बढ़ते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया। B.F. स्किनर वाली वीडियो देखें और समझें कि पुनर्बलन RS सिद्धांत कैसे काम करता है। सीखना एक खोज करना है, ये किसने कहा? सीखना एक खोज करना है, ये मर्सले ने कहा। आई थिंक पहला प्रश्न था जिसमें उसने लिखा था सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिससे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है, ये मर्सले ने कहा था। अगला प्रश्न 39, समग्र प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। कोहलर ने हमको समग्र प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत दिया था। एडविन गुथ्री के साथ पढ़ाएंगे आपको कोहलर का समग्र प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत डे आफ्टर टुमारो। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? अंतिम प्रश्न है ये। B.F. स्किनर की वीडियो देखें। किसने कहा था? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने कहा था पुनर्बलन। पुनर्बलन RS थ्योरी, रिस्पॉन्ड हो, फिर उन्होंने कहा स्टिमुलस हो, फिर उन्होंने कहा पुनर्बलन हो, तभी लर्निंग होती है। पुनर्बलन नहीं है तो हम अपनी बाधाओं के साथ में वहीं बैठ जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो पुनर्बलन होना भी बहुत जरूरी है। आपने इन 40 प्रश्नों को अच्छी प्रकार से सुना, समझा, और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस 40 प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इन प्रश्नों को शेयर करें और बाकी भी जो प्रश्न हैं उनको भी आप करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इतना समय लगाया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।